हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सेट 2 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोग शॉर्ट आंसर भी देख लेंगे अगर टाइम बचता है तो। इसके बाद अगले क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे इसके क्या है। ठीक है ना। केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपको मन लगा करके पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, सेलेक्टिव पढ़ाई करना है और रिमेम्बरेंस थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन आज का। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको हम लोग का तरीका अच्छा लगता है काम करने का तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कम से कम अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनाटॉमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका FCC, किसमें? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितने परमाणु उपस्थित होंगे? तो अगर आपको पता होगा फेस सेंटर्ड, इस तरीके से आप लोग क्यूबिक यूनिट सेल देखे होंगे। देखिए एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ, कॉर्नर पे आते हैं जो कि 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जगह से 1/8 आता है। तो कितने कॉर्नर्स पर हैं सर? 8 कॉर्नर पर है। यहाँ से कितना आएगा? 1। उसके बाद फेस सेंटर्ड, हर एक फेस पर, अगर इस फेस पर एक एटम है तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ, आधा इस रूम में और आधा इधर बगल वाले रूम में। यहाँ पर अगर एक एटम है तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, आधा इधर आधा ऊपर। तो एक फेस से कितना आ रहा है सर? 1/2। और टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। तो यहाँ से कितना आ गया? 3। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? तो आपको अगर पता होगा तो मोलरता कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? मोलारिटी। मोलारिटी, मोल पर लीटर, मोलारिटी कहलाता है। मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, ठीक है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं? वैसे जिनको हम लोग सॉल्यूशन में डालें, ठीक है ना, लिक्विड में ऐड करें या वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं आप, तो जो तुरंत डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, वो तो भाई कोई भी आइडियल पॉसिबल नहीं है। तो जो ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जहाँ भी कार्बोक्सिलिक आ गया वीक में आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक है। ठीक है, जब बात होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, HCl, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ जाइए। 4 नंबर कह रहा है कि द पर्सन इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, सॉरी अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, ऑक्सीजन लेना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देना रिडक्शन, हाइड्रोजन लेना रिडक्शन, हाइड्रोजन देना ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप दिमाग में रख सकते हैं। यहां से आप ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कौन सी स्थिति को कहेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन का जाना, एरो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है। सॉरी, तो हाइड्रोजन का जाना क्या है? ऑक्सीडेशन। अब आ जाइए रिडक्शन, ध्यान में रखिएगा इसको। रिडक्शन के जो है, इलेक्ट्रॉन का आना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है। तो ये सब किसके पहचान है? रिडक्शन के पहचान है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं हम लोग। हाउ मच
चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन टू कॉपर। मतलब 1 मोल Cu2 प्लस आयन को कॉपर में अवकृत करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा आपसे पूछा है। तो कॉपर 2 प्लस अगर आपको पता होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu में जाएगा, Cu सॉलिड स्टेट में जाएगा मान लीजिए। तो 1 मोल अगर बात करेंगे इसका 1 मोल लेना होगा तो ये कितने मोल चाहिए सर? 2 मोल चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 96500 कूलॉम होता है, जिसको आप लोग 1 फैराडे भी कहते हैं, 1 फैराडे भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाई चाहिए। तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, वही इसके अवकरण में यूज हो रहा है, रिडक्शन में यूज हो रहा है। तो 2 × 96500 दैट इज इक्वल टू 00039 कूलॉम। फर्स्ट ऑप्शन आप चले जाइएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर करेक्ट, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, के बराबर क्या होता है? रेट बाई, ये रेट कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। अगर कोई रिएक्शन ए से ए और बी मिलकर के इधर प्रोडक्ट बन रहा है तो अब देखिएगा एक्स प्लस वाई क्या होता है? ऑर्डर। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, रेट का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड। तो रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, गुने 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स प्लस वाई, माने कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर पावर ऑर्डर एन। एक्स प्लस वाई क्या होता है? ऑर्डर। क्या हो जाएगा यूनिट इसका? मोल पर लीटर पावर, यहाँ ए वो है और नीचे से जाएगा एन घटेगा और सेकेंड का पावर -1। वैल्यू रखिए, कौन सा ऑर्डर कर रहा है? जीरो ऑर्डर। एन का वैल्यू 0 डालिए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये भाई कुछ होगा नहीं, 1 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आप चेक कीजिए बी। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाइए। 7 नंबर कह रहा है, अच्छा ये 7 ही था ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर दिए है ना। चलिए आ जाइए 6 को देख लेते हैं। करेक्ट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैविंग रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, R इज इक्वल टू K इंटू A पावर 1 B पावर 1। आपसे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर जो होता है n, पावर को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग को जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। 8 नंबर के पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बॉस? XeF4 कैसा है? तो ये देखिए XeF4, पिछला सेट में भी इसका हम स्ट्रक्चर बनाए आपके लिए। XeF4, इधर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है और 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो स्क्वायर प्लेनर कैसा आता है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल? तो कुछ आप लोग विटामिन पढ़े होंगे, A, B, C, D, E और K, ठीक है। तो ADE वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एडेक वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं? B और C, यही वाटर सॉल्युबल, यही पानी में घुलते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और ADE के वाटर इनसॉल्युबल हैं। क्या है ये? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है ना। ADE के वाटर इनसॉल्युबल है। अब बताइएगा वाटर सॉल्युबल ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो बी तो नहीं, सी है, लेकिन तो आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे, विटामिन सी। ये जो विटामिन थे इनमें से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया गया है, फर्स्ट रिएजेंट जो है वह NaOH है और 623 केल्विन है, 300 ATM है, ठीक है। और दूसरा रिएजेंट दे दिया गया है H+। तो देखो पहले वाले के साथ जब इसके साथ जाता है
तो ये ONA जुड़ता है और HCl बाहर निकलता है ONA। लेकिन जैसे ही हम लोग H+ आयन दे देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका, तो H+ Na को हटा देता है और ये फेनॉल बनता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा फेनॉल, ठीक है ना। क्या आंसर होगा? फेनॉल। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास। Which of the following has lowest dipole moment? इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम है? तो अगर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा तो देखिएगा, हम चारों दिखाते हैं आपको। पहला है CH3Cl, तो ये Cl है, ये H, ये H और ये भी H है। दूसरा है CH2Cl2, CH2Cl2, तो C, Cl, Cl, H और ये H। तीसरा अगर आप चेक करेंगे तो CHCl3, तो ये C, Cl, 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 H, ठीक है। उसके बाद अगर चौथा चेक करेंगे तो CCl4, Cl, Cl, Cl और ये Cl। अब बात कीजिए डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालना है तो भैया देखिए, केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा निगेटिव पार्शियली। डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर होगा, यहाँ पे इन दोनों के जोड़ के कारण इधर होगा, यहाँ पर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तीनों का वेक्टर सम आ जाएगा और बीच से निकलेगा। लेकिन यहाँ चार तरफ से, हर तरफ से ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब डाइपोल मोमेंट इस जगह जीरो होगा तो हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी, इसके साथ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। तो ये देखिए, HCl और ZnCl2 जो होता है, आप याद रखिएगा ये ल्यूकस रिएजेंट है या ल्यूकास रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट। हम और भी बता देते हैं इसमें, ये करेक्ट ऑप्शन है लेकिन हम लोग का ए ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस का भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है, हिंसबर्ग किसको कहते हैं हम लोग? तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो हमारा वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये देखिए बेंजील या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, क्लोराइड होता है। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ये क्यों यूज होता है सर? कि एमीन को टेस्ट करने के लिए, कि कोई एमीन जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, उसके लिए हिंसबर्ग का उपयोग हम लोग करते हैं। टॉलिंस रिएजेंट अगला है, देख लीजिए, इसको भी दिमाग में रखिएगा। टॉलिंस रिएजेंट, भाई टॉलिंस रिएजेंट, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग को वही सीखना है जो है, ये सभी तो पूछा जा सकता है ना। टॉलिंस रिएजेंट जो होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर NH3 होल ट्वाइस और बाहर में OH होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या होता है ये? डाई एमिन आर्जिनेट है ना, हाइड्रोक्साइड, अर्जेंटिनम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। AgNH2 होल ट्वाइस OH। क्या हो जाएगा? ये क्यों होता है? तो एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। क्यों टेस्ट किया, क्यों लेते हैं हम लोग इसको टॉलिंस रिएजेंट? टू टेस्ट एल्डिहाइड। उसके बाद एक है बियर्स रिएजेंट, BAEYERS, बियर्स रिएजेंट। ये भी दिमाग में रखिएगा। ल्यूकास रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट हो गया, हिंसबर्ग हो गया हम लोग का, और बियर्स। तो बियर्स क्या है? एक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड KMnO4 होता है। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड KMn, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। पर्पल कलर का होता है ये। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का, ठीक है ना। सॉरी, पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर का, ठीक है, वॉयलेट बैगनी कलर का होता है, ठीक है। ये तो इतने हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक ये हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तो क्या कह रहा है? Which of the following is least soluble? क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखेंगे तो चार ऑप्शन इस तरीके से है। एक है CH3, CH2, 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 OH, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका CH3, CH, CH3, CH2, OH, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका CH3, C, CH3, CH3, OH, और फोर्थ ऑप्शन है आपका CH3, CH2, CH, CH3। ये आपके चार ऑप्शन है। पूछ रहा है कि किसका जो है वह
विच लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लिस्ट सॉल्युबल कौन है? तो देखिए वाटर में लिस्ट सॉल्युबल कौन होता है? आइसोमेरिक दिए हुए हैं, सब आइसोमर है एक दूसरे के, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होता है सबसे वो लिस्ट सॉल्युबल है। और ब्रांच्ड वाला थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, एकदम दिमाग में इस चीज को रखिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये नॉन पोलर पार्ट होता है, ये नॉन पोलर पार्ट जितना बड़ा चेन होता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट मतलब अध्रुवीय जो है पानी में घुलनशीलता उसकी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे कम सॉल्युबल वही होगा। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल मतलब बाबू 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन प्राथमिक एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल आपको चेक करना है भाई, इससे इजी क्वेश्चन हम तो नहीं बता सकते आपको। CH2OH है ये, यही देखिए 1 डिग्री है, ये बगल के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितने बाकी ऑप्शन हम नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा सारे के सारे कार्बन जिनसे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या है? अपने अगल बगल में कोई 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है सब में बेंजीन में डायरेक्ट जोड़ दिया है। एक एग्जाम्पल केवल अगर हम दिखा दें तो बेंजीन में अगर जोड़ा हुआ है OH, तो आप देखिए इस कार्बन को देखिए इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो 2 कार्बन से हमेशा 2 डिग्री में चला जाएगा, प्राइमरी कभी भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन में बेंजीन को यूज किया गया है, तो वो सब प्राइमरी नहीं है। तो 14 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपका। उसके बाद 15 नंबर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HI, ठीक है ना, प्लस HI। अब देखिएगा ये जल्दी टूटता है HI, अगर 2HI दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगर इसको 2HI आपको देगा, पहले तो ये दिया है उस पर बात हम लोग करते हैं। HI जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है जिसके कारण हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, और ये जल्दी ब्रेक होता है और H+ और I- बनता है। और I- के पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर अटैक करने का और यहाँ पर अटैक करने का, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन हाइड्रोजन को पसंद भी कर रहा है यहाँ पे। तो इधर से देखिए, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन को दे देगा और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2I प्लस क्या बनेगा? CH3OH। इस चीज का निर्माण होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा इसके बाद की चीज, अगर आयोडीन 2 दे दिया आपको, कितने आयोडीन दे दिए? 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वाटर। तुरंत एक हाइड्रोजन जाएगा और आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और आयोडीन यहाँ पे भी जुड़ेगा और यहाँ पे भी जुड़ेगा, दोनों क्या बनेंगे? आपके एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो रिएजेंट को थोड़ा सा ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है। चलिए 16 नंबर पर आ जाइए। 16 नंबर में आपको बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड C+OCl। सर बेंजोइल क्लोराइड में H2 और PdBaSO4 दिया है, ये लास्ट में भी पूछा था, फर्स्ट सेट में भी पूछा था। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह का हो तो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन लेकर के HCl बनाएगा और H जुड़ जाएगा, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन चेक कीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, चेक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पहला अगर देखिएगा तो एल्डिहाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एल्डिहाइड। दूसरा एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल। तीसरा ईथर दिया हुआ है, ईथर। और चौथा दिया हुआ है आपको एल्केन, एल्केन। ठीक है, अब इसको भी दिमाग में रखिएगा। एल्डिहाइड में जो ग्रुप जुड़ा रहता है R, C+O और H होता है। एल्कोहल में R, O और H होता है। ईथर में R, O और R होता है। और एल्केन तो आपको पता ही है कि R में H होता है, एल्किल ग्रुप में H जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, H बॉन्ड का सवाल है ही नहीं, यहाँ पे H बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पे सर यहाँ पे H बॉन्ड होगा। अब ये क्यों? H बॉन्ड यहाँ नहीं हुआ और यहाँ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमॉन्ग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन, इन तीनों में से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये
क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का केस नहीं है, इस जगह पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा किसका होता है, अल्कोहल का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और पूछे तो मजा भी आना चाहिए। ओ और इधर लिखा है HONH2 और आपसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा। आप जब भी आपको दिमाग में आए C डबल बॉन्ड O इधर R रहे, H रहे या R रहे, जब भी YNH2 के साथ रिएक्शन हो तो आप याद रखिए कि ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाते हैं और ऑक्सीजन को लेकर के निकलने के बाद इधर जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और इधर Y आ जाता है। ये देखिए ये Y है आपका और ये NH2, दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ दोनों से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर क्या हो जाएगा, OH। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। जब भी नाइट्रोबेंजीन रहे, याद रखिएगा, इसको दिमाग में एकदम रख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन रहे और टीन और HCl दिया हुआ है, ठीक है ना, एसएन और HCl दिया हुआ है, तो हमेशा एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एनिलीन का, बेंजीन एमीन का फॉर्मेशन होता है ना, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। क्या जुड़ेगा यहाँ पे, NH2 जुड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एमीन। तो टर्शियरी एमीन अगर आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन है, C3H5 का होल थ्राइस। नाइट्रोजन से तीनों अगर एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो इसको हम लोग 3 डिग्री कहते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए NH2 है, मतलब 1 डिग्री है, एक एल्किल ग्रुप है, सेकंड में भी एक एल्किल ग्रुप है, थर्ड में 2 एल्किल ग्रुप है, फोर्थ ऑप्शन अगर आप चेक कीजिएगा तो उसमें कितने हैं, 3 के तीनों एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी एमीन होता है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20 नंबर का। अब आ जाइए 21 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को, फिनोमेना ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना, ब्राउनियन मूवमेंट, दिमाग में रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के पास। खनिज से संबद्ध अशुद्धियों को कहते हैं, द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कलेक्टिवली नोन एज गैंग कहते हैं। जो भी हमारे खनिज में अशुद्धि होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के पास देखिए, हैलोजन जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, वैसा हैलोजन which does not show या which do not show variable oxidation state is फ्लोरीन। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फ्लोरीन हमेशा कितना, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। 25 नंबर, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज। कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज, याद रखिएगा, आरएनए में राइबोज पाया जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये भी दिमाग में रख के जाइएगा, पूछ देगा ये क्वेश्चन, पूछता ही ये पूछता है, अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो है वह नेचुरल रबर का क्या है, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मोनोमर हुआ नेचुरल रबर का। अब आ जाइए, दर्द को कम करने के लिए रासायनिक पदार्थ को कहते हैं, ठीक है ना, दर्दनाशक, एनाल्जेसिक, क्या बोलते हैं इसको, एनाल्जेसिक, पेन किलर भी बोलते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक्स। 25 के बाद 26, 20, 21, 22, 23, 24, अच्छा 24 हम लोग नहीं किए हैं, ये 25 है, ये 26 है, चलिए 27, 24 अभी करेंगे। 27, दर्द को कम करने वाले रासायनिक पदार्थ एनाल्जेसिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है ना। चलिए आ जाइए 24 नंबर के पास। 24 नंबर कह रहा है कि क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो क्रोमियम का अगर देखिएगा एटॉमिक नंबर होता है 24, तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है N-1 D, 0 से 10 होता है, ठीक है ना, और NS2 होता है, कभी कभी 1 भी होता है, तो 1 2 होता है। क्लियर। चलिए क्रोमियम का 24 है, क्रोमियम का 24 अगर है तो आप क्या लिखेंगे, 24 में
4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे, 20 तक तो उधर होता है हमारा। तो n-1 d मतलब 3d कितना होना चाहिए बाबू, 3d 4 होना चाहिए और 4s 2 होना चाहिए। 3d 4 और 4s कितना होना चाहिए, 2। लेकिन अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, d में 2 3 4 5 जो ब्लॉक हैं इस तरीके से हमारे रहते हैं, ये खाली है। और s में 4s में 2 है। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांजिशन हो जाता है जिसके कारण ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है और ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इतना पढ़े उसके बाद ही आपको लिख देना है कि क्या दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.2 मोलर। 0.2 मोलर मतलब मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है ना। और लीटर को किस में बदलने के लिए, मीटर क्यूब में बदलने के लिए आप क्या कह सकते हैं इसको, 0.2 इंटू 1000 अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा, मोल पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। मोल पर मीटर क्यूब है ना, मोल पर मीटर क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो ये 200 मोल पर मीटर क्यूब आएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ था ना, रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ था सर। रो जो है रेसिस्टिविटी 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटी का मतलब 10⁻² है, तो 5 × 10⁻5 हो जाएगा, -3 पहले से और -2 इसका, ओम मीटर। ओम मीटर ये सब एसआई में चल रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या निकालना है, कापा निकालना है। कापा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। हिंदी में एक वैद्युत अपघट्य की विलयन की सांद्रता दी हुई है और उसकी प्रतिरोधकता दिया हुआ है। आपको उसका मोलर चालकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता। तो पहले तो चालकता पता चले। चालकता जो होता है, मोलर चालकता आपको निकालना ना, लैम्डा निकालना मोलर चालकता। तो पहले तो कापा निकालना होगा। कापा क्या होता है, 1/ρ, और 1/ρ मतलब 1/5 × 10⁻⁵, 1/5 × 10⁻⁵। अगर आपको इसका यूनिट लिखेंगे तो सीमेन पर मीटर होगा। सीमेन पर मीटर होगा, पर ओम को ही सीमेन भी कह दिया जाता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 10⁴ सीमेन पर मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 × 10⁴ सीमेन पर मीटर। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 10⁻⁻5 को ऊपर ले जाइएगा और 10 × 10⁴ लिखिएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तो कापा बटे सी होता है। कापा आपको मिल गया 2 × 10⁴, ठीक है ना, सीमेन पर मीटर। और यहाँ से देखिए आपको हम लोग ये भी निकाल दिए 200, तो 200 मोल पर मीटर क्यूब, 200 मोल पर मीटर क्यूब। अब देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में। जब 100 बार में कट जाएगा तो ये ऊपर जाकर के 2 जीरो घटा देगा। 4 जीरो में से 10⁴ मतलब 4 जीरो, तो ये जाके घटाएगा, कम करेगा तो ऊपर आ जाएगा 100 सीमेन पर मोल, ठीक है ना, सीमेन पर मोल। और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 और एक माइनस में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट के साथ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 100 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। आपको एक क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट इज रोस्टिंग ऑफ ओर, गिव वन एग्जांपल। भर्जन को परिभाषित कीजिए और एक एग्जांपल, एक उदाहरण दीजिए। तो 2 प्रोसेस पढ़े होंगे। किसी भी ओर को उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए, किसी भी मेटल के सल्फाइड ओर हो या कोई दूसरा जो पहले से ऑक्साइड स्टेट में नहीं है, उसको जब भी आपको ऑक्साइड ओर में बदलना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग। और जो पहले से ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन में ऑक्साइड में है, उसको कैल्सिनेट करना पड़ता है। तो 2 प्रोसेस आपको पढ़ाया गया था, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या क्या पढ़ाया गया था, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है ना। रोस्टिंग को हिंदी में भर्जन कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की कमी हम लोग नहीं करते हैं। फर्नेस में अयस्क को, जो भी हमारा मिनरल है, ओर है, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं,
मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, किस पॉइंट के बिलो, मेल्टिंग पॉइंट के बिलो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन कैल्सिनेशन ऑक्सीजन हम लोग स्टॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन स्टॉप कर देते हैं। तो कैल्सिनेशन हमसे पूछा नहीं है, क्या पूछा है हमसे, रोस्टिंग। तो ठीक है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस, देखिएगा, रोस्टिंग इज द प्रोसेस in which ore is heated in furnace below melting point in excess of oxygen। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देनी है रोस्टिंग में, याद रखिएगा, रो ओ से ऑक्सीजन, तो रोस्टिंग ऑक्सीजन आप लोग को देना होता है। एक एग्जांपल देखिए, ZnS प्लस 3O2 आप ऑक्सीजन दे दीजिए, क्या बनेगा, ये ZnO बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, ये 2 को दे दीजिएगा, ZnO बनेगा, 2 ZnO प्लस क्या बनेगा, 2SO2, क्या बनेगा, ये 2SO2। क्लियर, चलिए, तो ये था आपका रोस्टिंग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम जिंक, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे लास्ट वाला, तो इसका होता है 3d1 4s2, 3d1 और 4s2 स्कैंडियम का। और अगर जिंक का बात करेंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है 30, और जिंक का एटॉमिक नंबर में आता है 3d10 एंड 4s2, 3d10 एंड कितना आता है, 4s2। अब आप देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका d ऑर्बिटल खाली रहता है, जिनका d ऑर्बिटल खाली रहे या फिर s ऑर्बिटल खाली रहे, मतलब कुछ ना कुछ खाली रहे इन दोनों में से। जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो हम इन लोग को कंप्लीटली फिल्ड के कारण क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखते हैं। तो क्या कहेंगे, 3d ऑर्बिटल जो है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक in ground state, ये भी नहीं कि excited, ground state are completely filled, पूरी तरीके से भरा हुआ है, completely filled, hence it is not transition element, while that of scandium orbitals are vacant, while that of Sc orbitals are vacant, hence it is, क्या होगा ये, it is transition element। ये कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो हैं कह रहा है कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व नहीं है जबकि जिंक संक्रमण तत्व है, तो क्या कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में जिंक के जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल्स हैं, वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि स्कैंडियम के कक्षक खाली हैं, इसलिए वो संक्रमण तत्व है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 30 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn3+। तो सबसे पहले तो मैग्नीज और Fe3+। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो होता है, मेरे ख्याल से मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। साइंस टीचर देखिए, याद रखिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे कोनी क्यों झगड़ती हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफे कोनी क्यों झगड़ती हो, ये 21 से 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26, हम लोग को इन्हीं दोनों का पूछा है। तो मैग्नीज का जब आप देखिएगा तो 25 होता है, तो 25 अगर है तो ये 3d5, यहाँ जो है 5, 3d5 और 4s2 होता है इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन, और इसका होता है 3d6 और 4s2। जब ये 3+ में जाएगा Mn3+ में, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, और ये Fe3+ में जाएगा तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा।
जब मैग्नीज 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 S से करेगा और 1 D से करेगा, तो इसका हो जाएगा 3D4। क्या हो जाएगा? 3D4। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैग्नीज 3+ में कितने आ जाएंगे? 4 आंसर हो जाएगा इसमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर आप Fe3+ की बात करोगे तो ये है 3D6 के जगह पर 2 तो यहां से निकल जाएंगे और एक यहां से निकलेगा, तो 3D5 और 4S0, यहाँ पे 4S0 हो जाएगा, यहाँ पे 4S0 हो जाएगा। तो 5 में आप देख सकते हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो Fe3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और Mn3+ में कितने अनपेयर्ड? 4। पूछा जाएगा कि कौन Fe3+ में ज्यादा स्टेबल है, तो ये देखिए इसका हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 के पास। कौन सा क्वेश्चन? 32 में 2 चीजें आपसे पूछी हैं कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। तो दोनों प्रोटीन से ही लिंक्ड है। प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, COOH, और इधर NH2 होता है। ठीक है, जब 2 प्रोटीन पॉलीमर, भाई ये मोनोमर है, अगर ये पॉलीमर बनाएगा तो एक का NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप और दूसरे का COOH ग्रुप जो होता है आपस में रिएक्ट करता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे NH2 ग्रुप है ये, और यहाँ पे कौन है? R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। अब इधर से NH2 आएगा, इधर से NH2 आएगा, तो ये देखिए NH2 C डबल बॉन्ड R, सॉरी CR, और इधर फिर से COOH, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर का रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ से भी देखिए, इधर से भी एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इधर से रिमूवल होगा, इधर से एक OH का रिमूवल होगा। तो इस तरीके से ये पॉलीमर बनता है। क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज अगर आता है, देखिएगा ध्यान से, NH हो गया, CHR हो गया, मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, CRC डबल बॉन्ड O। इस तरीके का ये वाला जो लिंकेज है अमाइड, ठीक है ना, अमाइड लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज? चलिए डिफाइन कर देते हैं आपके लिए, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज आप दिमाग में रखिएगा। देखिए हमारे पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, देखिएगा करेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, फॉर्म कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 32 का फर्स्ट पार्ट। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन लिख सकते हैं एमिनो एसिड, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन व्हेन COOH ग्रुप, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ऑन वन, ठीक है ना, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन रिएक्ट विथ एमिनो ग्रुप ऑफ अदर, दूसरे के कौन से ग्रुप के? एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करे, रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिलीजिंग क्या रिलीज करेगा? रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, ठीक है ना, रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन जो अमीनो एसिड है, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन रिएक्ट विथ अमीनो ग्रुप ऑफ अदर रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दिखा दे सकते हैं, NHCHR C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा हमारा? C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ भी हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा NH। इस तरीके से आप जुड़ाव छोड़ सकते हैं और
इसको घेर करके आप लिख सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज है। ये कैसा लिंकेज है? पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। अगला एक चीज आपसे पूछा है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो प्रोटीन का हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर पीएच वैल्यू चेंज कर दें, इनको चेंज करने के बाद प्रोटीन के जो वीक बॉन्ड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वो ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन अनक्वाइल हो जाता है, ठीक है ना, क्वाइल्ड से अनक्वाइल्ड हो जाता है और अपना बायोलॉजिकल फंक्शन लूज कर देता है। ये घटना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। तो क्या कहेंगे? देखिएगा बी पार्ट, ब्रेकिंग ऑफ वीक बॉन्ड्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एच बॉन्ड, और विदिन प्रोटीन इन इट्स नेचुरल स्टेट या नेटिव स्टेट, विदिन प्रोटीन in its native state by changing temperature or pH value, due to which protein gets uncoiled, COILLED, uncoiled, and loses its biological function is known as denaturation of protein, is known as denaturation of protein। अगर आपसे इसका कोई एग्जाम्पल पूछेगा डीनेचुरेशन का, तो बॉइलिंग एग, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग को बॉयल करना, तो जो बाहर आप पार्ट देखते हो, व्हाइट वाला पार्ट बॉयल कर जो कोगुलेट हो जाता है, जो जम जाता है, वो क्या है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन है। या फिर आप मिल्क में देख लीजिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध से दही बनता है, ठीक है ना, कर्ड जमता है, वो भी क्या है? एक तरीके का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग 32 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। अगले क्लास में 2 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, छोटे छोटे वाले जो हैं। कह रहा है कि होमोपॉलीमर क्या है, तो भाई एक ही तरह के मोनोमर, सेम मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बना है तो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे। अगर अपने से ट्राई कीजिएगा तो कर लीजिएगा। जैसे पॉलीथीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। कौन सा? पॉलीथीन होमोपॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल। कोपॉलीमर जो होता है, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट मोनोमर मिलकर के जो पॉलीमर बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोपॉलीमर कहलाते हैं। जैसे नाइलॉन 6 हो गया, ठीक है ना, नाइलॉन 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, गिव वन एग्जांपल। तो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में एंटीबायोटिक। आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले क्लास में कर लें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।